हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर लगातार अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास का 25+ MCQ हम लोग यहाँ करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन से संबंधित था। किससे संबंधित था? लॉर्ड रिपन से संबंधित था। इल्बर्ट विल किसके कार्यकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1883 में पेश किया गया था। इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक आदेश जारी कर सकते थे। ठीक है, इस बिल में क्या हुआ था? इस बिल के अंतर्गत जो है भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक आदेश जारी कर सकते थे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। इस बिल का भी काफ़ी विरोध हुआ और विरोध के कारण वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, दूसरा सवाल, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? किसके द्वारा शुरू किए गए थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। किसके द्वारा शुरू किए गए थे? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। यदि आपसे पूछ ले कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ का प्रकाशन कब करवाया था? जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ का प्रकाशन हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कि उन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र कब शुरू किया था? जून 1914 में शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था। किस अधिवेशन में चुना गया था? कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यदि आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी को 1892 में पुनः दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी की बात कर लेते हैं तो वे दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, वे 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था? किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड
रिपन ने इसे रद्द कर दिया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया किसने का था, तो नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है? इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया था। यह अधिनियम कब पास किया गया था? 14 मार्च 1878 को पास किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार के पास सेंसरशिप के काफ़ी अधिकार आ गए थे। समाचार पत्रों पर जो सेंसरशिप लगाया जाता है वो अधिकार किसके क्षेत्र में आ गए थे? काफ़ी अधिकार जो है अंग्रेज़ों के पास आ गए थे। इस अधिनियम के परिणाम को देखते हुए लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 5वां सवाल है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई थी? पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई थी? आसान प्रश्न है, पुर्तगालियों ने लाई थी। किसने लाई थी? पुर्तगालियों ने लाई थी। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में छपाई की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? सबसे पहले गोवा में की गई थी। और कैसे पता चलता है कि छपाई मशीन पुर्तगाली ही लाए थे? तो उस समय के 30 अप्रैल 1556 में एक पत्र छपता है, उसी में इसका वर्णन दिया गया था। ठीक है, इसी से पता चलता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले छपाई भारत में की थी। ठीक है, अगला सवाल, 6वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूला भाई देसाई ने किया था। किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था। यदि आपसे पूछ ले कि भूला भाई देसाई का जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1877 को इनका जन्म हुआ था। वे क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी और साथ ही साथ एक वकील भी थे। और इन्होंने नहीं अक्टूबर 1945 में INA के सिपाहियों का बचाव किससे किया था? राजद्रोह के आरोप से किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 7वां सवाल, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी रही थी? किस वर्ष तक भारत की राजधानी रही थी? तो याद कर लीजिएगा, 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही थी। 1912 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही, लेकिन दिसंबर 1911 में ना दिल्ली इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, 1912 तक रही थी, लेकिन 1911 में ही राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, 8वां सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। यदि आपसे पूछ ली कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? नोट कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और यह भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियनों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत की गई थी? पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कूट का प्रयोग करके आपको आंसर करना है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है सैंडलर आयोग के तहत स्थापित विश्वविद्यालय थे। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी सैंडलर आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल है,
हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। और वे किस पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे? नोट कर लीजिएगा, लिबरल पार्टी के सदस्य थे और इसी से उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह दी गई थी। वे 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है 11वां सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? आप सभी जानते होंगे, रॉलेट एक्ट इसका प्रमुख कारण था। रॉलेट एक्ट जो कि भारतीयों के लिए एक काला कानून था और इसके तहत शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और वो दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। ठीक है। और जालियांवाला बाग में हज़ारों लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसमें क्या होता है, जनरल डायर जो एक अंग्रेज़ ऑफिसर था वहाँ आता है और भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। 400 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं और 2000 से अधिक क्या होते हैं? घायल होते हैं। ठीक है। और ये उस समय की काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना यदि आपसे पूछ ले कब स्थापित किया गया था? दिसंबर 1667 में स्थापित किया गया था। फ्रांसिस कैरो ने इसे स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में किसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थे? तो सही आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने की थी। किसने की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। उनके अनुसार अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों के बारे में क्या कहा था कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और उन्हें छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ठीक है। अगला सवाल 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली के नाम से जाना जाता है? किसे मराठा मैकियावली के नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिएगा, नाना फडणवीस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नाना फडणवीस को जाना जाता है। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावली और द मैकियावली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय लोग भी उन्हें इन्हीं नामों से जानते थे और उन्होंने पूना में मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित किया था। ठीक है। अगला सवाल 15वां सवाल कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना उनका प्रारंभिक उद्देश्य था। व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में साम्राज्य निर्माण के लाभ का एहसास होने लगा और अंत में वे अलग अलग लड़ाइयाँ जीती और अपनी सत्ता स्थापित की और उसका अंतिम उद्देश्य भारत में
वर्चस्व स्थापित करना हो गया। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 16वां सवाल है, पेशवा कौन था? वह पेशवा कौन था जब बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वह पेशवा कौन था जब बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि और बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर हस्ताक्षर करके पेशवा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, अगला सवाल 17वां सवाल है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1839 से 42 के बीच लड़ा गया था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में लड़ा गया था। और किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल 18वां सवाल है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड रेडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रेडिंग। पहला गोल मेज सम्मेलन यदि आपसे पूछ ले कब होता है? वर्ष 1930 में होता है, और लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, और उन्होंने 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी शिवाजी के जीवन में 1674 में? तो 1674 में शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 3 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। और 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। यदि आपसे पूछ ले कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को होती है। किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जीतता कौन है? भारत जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 15 नवंबर 1556 को। किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच। सभी फैक्ट आप कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये सभी फैक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 22वां सवाल है, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसका है? गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। ठीक है, अगला सवाल 23वां सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी? किसने अपनाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का अनुसरण फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा किया गया था।
इस नीति के तहत पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना वे चाहते थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यदि आपसे पूछ ले कब भारत के गवर्नर जनरल बने थे, 1505 में वे भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा लाहौर में थी। कहाँ पर थी? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सिख शासक थे। यदि आपसे पूछ ले उन्होंने महाराजा की उपाधि कब धारण की थी? 1801 में उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। वर्ष 1799 से उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? 1924 में की थी। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हमारी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।